नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। छत्तीसगढ़ पीएससी प्री परीक्षा 2017 जो कि 18 फरवरी 2018 को हुई थी, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन में आपका स्वागत है। इसमें हम कोशिश ये करेंगे कि जो सवाल है उनके बारे में आपको एक तो उत्तर बताएं और थोड़ा सा उसके आसपास की चीज़ें बताएं, जिससे आगे आने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें आपकी मदद हो सके। पहला, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए। ये पीएससी का फेवरेट सवाल है और ध्यान रखना कि मेहरगढ़ जो है, यहाँ गेहूं और जौ की खेती का प्रमाण मिला है। यह भी पाकिस्तान में, मतलब भारत के उत्तर पश्चिम में। तो ये बहुत ध्यान रखना। दूसरा है, कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है। ये इसलिए विलोपित हुआ था क्योंकि जैन दर्शन भी मानता है। जैन दर्शन बोलता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। बौद्ध दर्शन बोलता है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो दोनों त्रिरत्न को मानते हैं। अगर एक ऑप्शन अगले बार ये हो सकता है ए और बी दोनों, तो आपको दिक्कत होगी कि ए और बी दोनों में क्या होगा, वो देखना है। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था। तो क्षणिकवाद जो है बौद्ध दर्शन से रिलेटेड एक दर्शन है। इसमें यह बोला जाता है कि दुनिया क्षणिक है, मतलब सब परिवर्तनशील है। अभी जो है वो कल नहीं है टाइप की जो बात होती है ना, वो क्षणिकवाद है, कुछ भी स्थायी नहीं है। अनात्मवाद किसका दर्शन है। ये भी बौद्ध दर्शन का है। बौद्ध दर्शन आत्मा को नहीं मानता, वो पुनर्जन्म को लेकिन मानता है। आपसे सवाल पूछ सकता है, आपको लगेगा कि यार जब आत्मा ही नहीं है तो पुनर्जन्म कैसे होता है। वो मानते हैं, वो बोलते हैं जैसे लहर आती है उस टाइप का पुनर्जन्म हो जाता है। ये वाला आइटम मैं भी दिया था, इसलिए मैं थोड़ा बहुत याद आ रहा है। जैसे ये चावार के अनुसार सर्वोच्च मूल्य क्या है। अब देखो, धर्म और मोक्ष को तो आप काट दोगे तो चावार बोलेगा नहीं, भक्ति भी काट दोगे। अर्थ और काम में दिक्कत होती है, लेकिन ज्यादा चावार क्या है, जब तक जियो सुख से जियो, कुछ ना मिले तो मतलब ऋण लेके घी पियो। तो काम की बात कर रहा है ना ज्यादा, तो इसीलिए काम इसका मेन चीज है, क्योंकि ये ऋण लेता है सुख के लिए, तो उसी को काम बोलते हैं। चावार्क प्रत्यक्षवादी चिंतक था, जो बोलता था जो मेरे को दिख रहा है मेरी इंद्रियों से, मैं उसी को मानूंगा। अगला, हरिश्चंद्र समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, ये तो सही बात है। देवी चंद्रगुप्तम की रचना की गलत बात है। प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता था, सही बात है। तो अब देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की। देवी चंद्रगुप्तम की रचना की विशाख दत्त ने, जिसने मुद्रा राक्षस भी लिखा है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था। उसका नाम था महेंद्र। ठीक। उसके बाद है, महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला कहाँ बुलाया गया। तो वायु पुराण में नीलोत्पला बोला गया है। मकबरे की बात है, शेरशाह सासाराम, सही बात है। हुमायूं दिल्ली में मरा, ये भी सही बात है, लाइब्रेरी से गिर के। जहांगीरी महल ना बुरहानपुर में नहीं है, फतेहपुर सीकरी में है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में। बीवी का मकबरा औरंगजेब वाला औरंगाबाद में। कौन सा दारा सिकोह की रचना है। तो मजमुल बहरैन उनकी रचना है। वो मतलब दारा सिकोह आपको पता होगा कि हिंदू मुस्लिम एकता वाली बात करते थे, वेदांत को पढ़ते थे। शिवाजी के अष्टप्रधान में कौन थे। मजूमदार, दबीर, वाक्यनवीस, सुरनीस, चारों थे उनके अष्टप्रधान में। 8 प्रधान थे, नाम भी ध्यान रखना। सरे नौबत, अमात्य, वाक्यनवीस, सुरनवीस, दबीर, सदर और न्यायाधीश। फिर किस अधिनियम द्वारा भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया। देखो, दो चीजें हैं। क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई ना, तो शुरू में 73 का रेगुलेटिंग एक्ट बोल के ये किया गया कि यार थोड़ा इनको रेगुलेट करते हैं। 1813 में बाकी कंपनियां बोली कि एक कंपनी क्यों लूटेगी भारत को। तो 13 में अंग्रेज सरकार या राजा बोला कि यार तुम चाय और चीन में एकाधिकार रखो, बाकी में सभी के लिए छोड़ दो। और 1833 में चाय चीन का भी एकाधिकार खत्म हो गया और सभी कंपनियों के लिए खुली प्रतिस्पर्धा हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला गया तुम शासन करो, ये सब मत करो। और 57 की जब क्रांति हुई तो 58 में तो फिर रानी बोली कि अब तुमसे ना हो पाएगा, हम ही देखेंगे। 57 का विद्रोह के बारे में है कि 57 के पश्चात कौन से आंदोलन हुए। जैसे आपको पता है कि नील क्रांति 1859 में होती है। दक्कन दंगे 1875 में होते हैं। बिरसा मुंडा 1897 में होता है। 1897 से 99 तक। बस ये जो है ना 55, 56 संथाल विद्रोह, ये पहले होता है। तो एक क्रम आगे भी ध्यान रखिए, जमाने के लिए बोल सकता है, इसी क्रम में ये हुआ है। 45 की प्रमुख घटनाएं, ये ऐसे निकालना है कि नौसेना विद्रोह तो आपको याद होना चाहिए कि 46 में हुआ, आप उसको निकाल दो उत्तर आ जाएगा। बाकी तीनों 45 में ही हुआ। अब क्रम अगर आपसे पूछे तो पहले वेवल योजना आई 14 जून को, उसके बाद शिमला सम्मेलन उसी आधार पे हुआ। फिर नवंबर 45 में आजाद हिंद फौज पे मुकदमा चला। नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 46 को। क्रम ध्यान रखना। एसपी चटर्जी, इसमें ना एसपी चटर्जी को हटा दो। इसमें लिखा है महानदी बेसिन को महाद्वीपीय पठार के किस उपविभाग में रखा जाता है।
अब महानदी बेसिन, अब महानदी आपको पता ऐसे जाती है, अब उत्तर तो होगा नहीं, सॉरी, महानदी महानदी बेसिन ऐसे जाती है। अब पूर्वी पठार, पूर्वी घाट, उत्तरी दक्कन पठार, मान लो दक्कन है तो ये दक्कन है, तो उत्तर में तो है नहीं, ठीक, दक्षिण में भी नहीं है, ये भी हट जाएगा। पूर्वी घाट और पूर्वी के इस साइड है पूरब में, तो या तो पूर्वी घाट होगा या पूर्वी पठार होगा। पूर्वी घाट तो ये होता है, तो क्या बचा, पूर्वी पठार बचा, तो ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा ना बुद्धि लगाना है और कुछ नहीं। कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? कोडाई कनाल पालनी में। अब अमरकंटक नहीं है, बूंदी नहीं है, तो आप पकड़ सकते हो ना, कोडाई कनाल साउथ इंडियन नाम है, तो अमरकंटक बूंदी में तो होगा नहीं। कौन सी जनजाति कहाँ रहती है? जैसे संथाल रहती झारखंड में, भील रहती आपके राजस्थान में, टोडा रहती तमिलनाडु में, जारवे रहती अंडमान निकोबार में। कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? तो ये तो आप पढ़े होगे, प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीन है, हिमालय सबसे नवीन है, अरावली पर्वत पर्वतों में प्राचीन है। कौन सा वर्ग भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पे फैला है? तो जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पे फैली है। फिर है कौन सी नदी घाटी गोंडवाना युगीन कोयले के भंडार से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? दामोदर नदी घाटी में सबसे महत्वपूर्ण है, यही स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय घाटी परियोजना है। कौन सा भंडार सबसे ज्यादा है भारत में लोहे का? तो हेमेटाइट हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है। फिर है कौन सा उद्योग चूना पत्थर का मुख्य कच्चा माल है? ये तो आपको पता होगा, हमारे यहाँ सीमेंट चूना पत्थर से ही बनाते हैं। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है? तो ये है गंगा भागीरथी हुगली। फिर ये फसल वाला तो लेटेस्ट डाटा है, ये वीडियो हम लोग डाले दिए हैं, कल ही डाल दिए हैं, आप एक बार देख लेना। जनांकिकी विभाजक वर्ष किसको बोला जाता है? तो 21 को बोला जाता है, क्योंकि 11 से 21 के बीच जनगणना घटी भारत में, क्योंकि अकाल पड़ गया, बीमारी आ गई, इसलिए। अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? अधिकारों को मूल अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो संविधान में होते हैं, व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होते हैं, और संसद इनके खिलाफ कानून नहीं बना सकती। कौन सा राष्ट्रपति की स्वाविवेकी शक्ति? स्वाविवेकी शक्ति मतलब ऐसी शक्ति जो राष्ट्रपति अपने विवेक से करता है। स्वविवेकी कब आएगी? जब किसी के पास बहुमत नहीं होगा तो राष्ट्रपति विवेक से किसी को बनाएगा। जब किसी विधेयक को वापस करना होगा तो अपना वो विवेक लगाएगा। किसी को जेबी वीटो करना है तो विवेक लगाएगा। किसी विषय से जानकारी मांगना है तो विवेक लगाएगा। पुनर्विचार के लिए बोलेगा तो विवेक लगाएगा। बाकी तो फिर जो चलते रहेगा, जो मंत्री परिषद बोलेगा वो करेगा। निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? तो स्पीकर अपने पद की शपथ नहीं लेता। अनुच्छेद 352 जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसमें क्या क्या होता है? तो आपको ये पता रहना चाहिए कि पहली चीज है 2/3 बहुमत की स्वीकृति मिलना चाहिए, 1 माह के अंदर स्वीकृति मिलना चाहिए, और इसको साधारण बहुमत से वापस ले सकते हैं। मतलब पहली चीज है टाइम, 1 महीना है, बहुमत 2/3 है, वापस ले सकते हैं साधारण बहुमत से। गिलोटिन मतलब क्या होता है? गिलोटिन मतलब होता है किसी विधेयक पे बात चल रही है, अब टाइम खत्म हो रहा है तो एक साथ सबको पास कर देते हैं, मतलब बहस बंद करके पास कर देते हैं। कौन सा एकात्मक तत्व? एकात्मक तत्व वो है जो राज्यों के खिलाफ में है, समझ रहे, जो राज्य नहीं चाहते कि ऐसा हो। संघात्मक वो है जो राज्य चाहते हैं कि ऐसा हो, जैसे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ क्या नहीं चाहता, वो एकात्मक है। जैसे आपातकाल एकात्मक है, राज्यपाल की नियुक्ति हमारे ऊपर केंद्र कर देता है, वो एकात्मक है। नए राज्यों का निर्माण एकात्मक है। राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए वो भेज देता है विधेयक, वो एकात्मक है। तो ये सब एकात्मक है। एकीकृत न्यायपालिका एकात्मक है, अखिल भारतीय सेवाएं एकात्मक है, और जो इसके उल्टे हैं वो संघात्मक है। संविधान संशोधन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है? तो 2-3 संविधान संशोधन होते हैं, इसका उत्तर डी है, 4, 5, 6। बेसिक समझिए, एक तो होता है जो साधारण बहुमत वाला है, एक होता है 2/3 बहुमत से, और तीसरा होता है जिसमें 2/3 बहुमत प्लस आधे राज्यों का बहुमत चाहिए। उसके लिए 54, 55, 73, 162, 241 न्यायपालिका, उच्च न्यायालय, संघ राज्य संबंध, 7वीं अनुसूची, ये सब आते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा आप। यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या होगा? तो दूसरा अध्यक्ष करेंगे, सदस्य स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। नगर पालिका की अवधि के विषय में क्या सही है? इसमें यह है कि जैसे विघटित हो गया वो सब में, पंचायत में भी, तो जो नया चुनाव होगा वो बाकी बची हुई अवधि के लिए होगा। ग्राम पंचायत का सरपंच कब अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है? जब चुनाव लंबित हो तो अप्रत्यक्ष रूप से। एक पार्षद विधि व्यवसाय होते हुए किसी अन्य व्यक्ति की ओर से नगर पालिका परिषद के विरुद्ध कार्य करता है तो क्या होगा? कलेक्टर उसको हटा सकता है। यदि पंचायत में मतदान के पूर्व किसी प्रत्याशी की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? अगर
उसके मृत्यु के बाद एक ही कैंडिडेट बचेगा तो स्थगित हो जाएगा चुनाव, अगर ज़्यादा रहेंगे तो नहीं होगा। सीधा सा लॉजिक है, ठीक। पंचायत चुनाव के विषय में क्या सही है, तो इसमें वही है कि रिटर्निंग अधिकारी एक या अधिक हो सकते हैं, इनकी नियुक्ति करता है राज्य निर्वाचन आयोग, और जिला निर्वाचन अधिकारी भी उनका कर सकता है, नायब तहसीलदार भी हो सकते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। नगर पंचायत की वार्ड समिति के विषय में सही क्या है, तो ये इसके बारे में 3 लाख या अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका के क्षेत्र के तहत एक या अधिक वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति बनाई जाती है, और वार्ड से निर्वाचित पार्षद इसके सदस्य होते हैं, और 2 व्यक्ति वार्ड के मनोनीत कर लिए जाते हैं। ये वार्ड समिति के बारे में। फिर वृद्धि दर तो आप मत ध्यान रखो। अगली चीज है सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र, ये सब योजना से जुड़ी है जनरली, फिर भी अगर सुनिश्चित क्षेत्र विस्तार योजना में किसे शामिल किया गया है तो किसे नहीं किया गया है, तो ये तीनों हैं, क्योंकि इसको आप सुनते हो, एनीकट को नहीं किया गया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में किसे शामिल नहीं किया गया, तो कृषि अभियांत्रिकी को नहीं किया गया है। केंद्र सरकार के गैर योजनागत में सबसे बड़ा मद क्या है, तो ये आपका ब्याज भुगतान है। फिर है जब भारतीय रिजर्व बैंक CRR में वृद्धि घोषणा करता है तो इसका अर्थ क्या है, ये मतलब थोड़ा सा समझ लो कि एक बैंक है, अब बैंक को CRR या कोई भी रेट जो है उसका मतलब होता है वो अपने पास रखना है। मान लीजिए CRR है 4%, तो अगर बैंक के पास 100 रुपए है तो 4 रुपए अपने पास रखेगा, बाकी 96 लोन देगा। अब CRR मान लीजिए 4 से 10% हो गया, तो 10 रुपए अपने पास रखेगा, 90 लोन देगा, मतलब उधार देने की क्षमता में कमी आएगी। CRR कम करेगा मतलब 2% किया तो 98 रुपए लोन देगा, मतलब उधार देने की क्षमता बढ़ेगी। तो सीधी सी बात है, CRR बढ़ता है तो उधार देने की क्षमता कम होती है, ये आपको पता रहना चाहिए। जैसे 14 प्रमुख राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 69 में, SBI का हुआ 55 में, RBI का हुआ 49 में, LIC का हुआ 56 में, तो ये आप ध्यान रखना। चालू खाता घाटा क्या है, निर्यात और आयात का जो डिफरेंस है वो चालू खाता घाटा है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन नहीं करता, तो धान नहीं करता। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, जिसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, प्रकाश संश्लेषण है। अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है, तो ये होता है नाइट्रिक अम्ल। 2 अम्ल होते हैं, नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक। नाइट्रिक अम्ल NO2 से बनता है, सल्फ्यूरिक SO2 से बनता है। ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए कराया कि अब आपका एग्जाम है तो हो सकता है आपके पास समय कम हो। मैं चाहूँ तो पूरा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन जिनका समय कम है उनको है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है तो साथ साथ कर लेंगे, तो एक कॉन्फिडेंस भी आएगा, सवाल रिपीट हुए तो बन भी जाएगा। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।